हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। अभी तक हमने डिस्कस किया था व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था, क्या क्या होता है, उनके कुछ फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए थे, फिर उनके अंदर क्या क्या होता है। लाइक लास्ट में हमने राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल, वो भी डिटेल में। तो सबसे पहले देख लीजिए यूकैरियोटिक सेल होता क्या है। सबसे पहले देखिए यूकैरियोटिक सेल क्या होता है हमारा। यूकैरियोटिक सेल को हम बोलते हैं ट्रू सेल। यू मतलब ट्रू और कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस हो उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला इनका कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो अलग अलग कंपार्टमेंट में स्प्लिट किया हुआ रहता है, यानी वो अलग अलग ऑर्गेनल्स के अंदर वो साइटोप्लाज्म बटा हुआ रहता है। पहला हो गया। दूसरा है इसके पास ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होगा, जैसा कि हमें इससे ही पता चलता है यू ट्रू और कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, यानी ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होगा इनके पास। इसके पास इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया। ठीक है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इनके पास कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हो सकता है। लाइक आप जानते ही हैं कौन कौन सा हो सकता है ना। फ्लैजेला हो सकता है, ठीक है। पिलाई हो सकता है, जो कि हमारे प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, लेकिन इनमें भी हो सकता है, लेकिन इनमें इनका अलग होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर। इनके पास अलग क्या है, इनके पास जेनेटिक जो मटेरियल है वो क्या है, क्रोमोसोम के अंदर ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफॉर्म किया जाता है क्रोमोसोम के अंदर, नॉर्मली क्रोमोसोम में मिलता है। नॉर्मली क्रोमैटिन में मिलता है, जो कि आपका सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हमें जानना है कि हमारा जो भी यूकैरियोटिक सेल होगा, आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा क्या, एक तो एनिमल और एक आपका प्लांट सेल, है ना। बेसिकली अगर हम देखें अराउंड हमारे, तो हमें ज्यादा देखने को मिलेगा प्लांट और एनिमल सेल, तो इसमें हमें बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। पहला क्या है, प्लांट सेल में क्या होता है, इनके पास सेल वॉल होता है और एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है। प्लांट के पास आपका सिंगल लार्ज साइज वैक्यूल होता है, जो कि अराउंड 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल कवर करता है। और वहीं एनिमल के पास सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे साइज के वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है। इसके बाद प्लांट सेल के पास आपका सेंट्रियोल नहीं होता है। सेल डिवीजन में जो हमारा मदद करता है सेंट्रियोल, वो आपके पास प्लांट के पास नहीं होता है। वही एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ठीक है। सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल्स कहाँ होता है, सेंट्रोसोम के अंदर होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन आपका एनिमल और प्लांट सेल, जो यूकैरियोटिक होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या, हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। देखिए सेल मेम्ब्रेन डिस्कस करने से पहले हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, यहाँ तक क्या क्या लिखा हुआ है तेजी में। देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है यूकैरियोटिक सेल के बारे में, वो हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो आप देखिए क्या होता है। यहाँ लिखा है यूकैरियोटिक इंक्लूड्स प्रोटिस्ट प्लांट एनिमल एंड फंजाई। ठीक है। यहाँ हमारा क्या है, प्रोटिस्ट भी होता है, प्लांट भी होता है, एनिमल होता है और फंजाई भी होता है। ठीक है। इसका यूकैरियोटिक सेल है एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, जो कि मैंने अभी बताया, साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है किसके अंदर, मेम्ब्रेन्स के अंदर। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल क्या करते हैं, पोजेस करते हैं ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। और क्या चीज कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, इनके पास अपना न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसके इसके साथ साथ इनके पास वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स होते हैं। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है हमारा, माइक्रोफाइब्रिल्स, माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है। और आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो सकता है। और जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर ऑर्गेनाइज होता है। क्रोमोसोम हमें हमेशा नहीं दिखता है, क्रोमोसोम कब दिखेगा, जब सेल डिवाइड करेगा। नॉर्मली हमें क्या दिखता है, क्रोमेटीन। ठीक है। इसके लिए क्या लिखा हुआ है, यू ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। सारे यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट और एनिमल से जो होते हैं वो डिफरेंट कैसे होते हैं, इनके जो प्लांट सेल होता है उनके पास सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है और लार्ज साइज सेंट्रल वैक्यूल होता है। वही एनिमल के पास ऐसे ये तीनों में से कोई नहीं होता है। वही लेकिन एनिमल के पास क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, जो कि प्लांट्स के पास एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन। ठीक है। सेल डिवीजन में आपका मदद करता है ये स्पिंडल फाइबर्स बनाने में। तो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सॉरी प्लांट और एनिमल सेल। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है। तो पहले हम एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ बेसिक क्या लिखा हुआ है, जो सेल मेम्ब्रेन था, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर एडवेंट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही हमें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में कुछ अच्छे से पता चला। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, केमिकल स्टडी किया गया था किसका, ह्यूमन रेड ब्लड सेल का। ये ध्यान देने वाली बात है, क्या ह्यूमन रेड ब्लड सेल के ऊपर जब स्टडी किया गया तब हमें आपका प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पता चला। ठीक है। इसके यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन सो दैट सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है क्या चीज से बना हुआ होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन। मेजर लिपिड्स कौन से होते हैं हमारे, फॉस्फोलिपिड, यानी जिस लिपिड में फॉस्फोरस हो वो हमारे फॉस्फोलिपिड्स कहलाते हैं। और ये कैसा अरेंज होता है, बाई लेयर के फॉर्म में। ठीक है। तो सबसे पहले चलिए नोट्स में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सेल में क्या हुआ था, स्टडी किया गया था ह्यूमन आरबीसी के, कब, अराउंड आपके 1950s के अराउंड, है ना। और क्या चीज मिलकर बना होता है, लिपिड्स और प्रोटीन। लिपिड्स कौन सा हमारा होता है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है। कैसे अरेंज होता है, लिपिड बाई लेयर में, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है। लिपिड्स है ये हमारा, और ये क्या है, प्रोटीन्स है।
तीन तरह के प्रोटीन्स होते हैं हमारे कौन कौन से? एक होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, एक आपके पेरिफेरल प्रोटीन्स और एक आपके चैनल प्रोटीन्स। तो इंटीग्रल प्रोटीन वैसे प्रोटीन होते हैं जो कि आपके ऊपर से लेके नीचे तक इंसर्ट किए होते हैं, मतलब देखिए आप ऊपर बाउंड्री अपर अपर वो लेयर एंड लोअर लेयर दोनों को क्रॉस ओवर कर चुके हैं, ऐसे प्रोटीन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन्स। और वैसे प्रोटीन जो कि सुपरफिशियली अटैच होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन्स। और जो प्रोटीन जो कि टनल के का फंक्शन करते हैं, जो टनल जैसा ऑपरेट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टनल प्रोटीन्स या चैनल बोलते हैं। ठीक है, इसका देखिए आपका अरेंजमेंट कैसा होता है सेल मेम्ब्रेन में। जो भी आपका लिपिड होता है वो आपका अरेंज होता है, इसका दो दो पार्ट होता है, एक होता है पोलर हेड और एक आपका हाइड्रोफोबिक टेल। जो पोलर हेड होता है हमारा वो क्या होता है? पोलर हेड जो होता है हमारा आउटवर्ड होता है, पोलर हेड आउटसाइड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल इनसाइड होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा हाइड्रोफोबिक टेल होता है उसे हमें एक्वस इन्वायरमेंट से बचाना होता है। तो इस तरह के अरेंजमेंट से हमारा जो भी आपका जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो प्रोटेक्टेड रहता है एक्वस इन्वायरमेंट से। ठीक है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, ऊपर में लिखा हुआ था कि हमारे जो भी सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर क्या क्या चीज बना होता है? लिपिड्स और आपका प्रोटीन से। इसके साथ साथ कहीं कहीं देखा गया है कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, इसके साथ साथ प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल सकता है। ह्यूमन आरबीसी जो होता है उसके अंदर आपका 52% प्रोटीन होता है और 40% कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, और जो हमारा जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जो कि आपका सेल मेम्ब्रेन का स्टडी करते हैं, वो किसने दिया था? सिंजर और निकोलसन। जो कौन सा मॉडल है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे हम क्वासी फ्लूइड मॉडल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम कहते हैं कि जो हमारा प्रोटीन्स है वो हमारे लिपिड्स के ऊपर ऐसे तैरता है जैसे हमारे चाशनी में गुलाब जामुन तैरता हो। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर। ये हो गया हमारा क्वासी फ्लूइड नेचर क्या होता है। इसके बाद लिखा हुआ है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या क्या होता है? सबसे पहला है सेल ग्रोथ। ग्रोथ करवाने में मदद करता है। जैसे सबसे पहले देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। अगर साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ते जाता है तो आपको क्या होगा? ये थोड़ा सा स्ट्रेच होगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और सेल ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो साइज इसका इंक्रीज कर गया तो सेल ग्रोथ में इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बाद इसका फंक्शन है आपका इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने में, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपका दो सेल मेम्ब्रेन फ्यूज कर चुका है, तो यहाँ से क्या हो रहा है? आपका आयंस आराम से मूव कर सकता है एक सेल से दूसरे के सेल के अंदर, इसे हम बोलते हैं गैप जंक्शन, जो कि हमारे बेसिकली न्यूरॉन्स में मिलता है। इसके बाद कुछ सेल्स होते हैं जो कि आपको इंटरकनेक्शन चाहिए, जैसे कि हम जो कि जिन्हें सपोर्ट चाहिए। ठीक है, इसे हम डेस्मोसोम बोलते हैं। जैसे हमारे आप ब्रिज देखते हैं, ब्रिज में एक दूसरे से इंटरलॉकिंग होता है ना, इंटरलॉकिंग जिसके कारण एक दूसरे से वो फंसे रहते हैं, वैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? डेस्मोसोम। डेस्मोसोम का फंक्शन एक दूसरे को एक दूसरे में फंसा के रखना। ठीक है, डेस्मोसोम भी हमारा एक तरह का इंटरसेलुलर जंक्शन है। इसके बाद हमारा कुछ एक होता है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन हमारे ब्रेन के अंदर होता है, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स जो कि ब्रेन में होते हैं उन्हें वो अंदर नहीं आने देता है, जो कि टॉक्सिक केमिकल्स हो हमारे ब्लड में वो हमें ब्रेन के अंदर नहीं आने देता है। कौन सा जंक्शन? टाइट जंक्शन। तो ये हमारा कुछ बेसिक जंक्शन होता है जो कि इंटरसेलुलर जंक्शन होता है, जो कि किसके कारण होता है? फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के कारण। इसके बाद क्या होता है? और सेक्रीशंस। कुछ सेल के अंदर सेक्रीशंस जो भी बनते हैं अंदर में, लाइक हमारा न्यूरो बनता है न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, तो उसे बाहर कैसे निकालेंगे हम निकालते हैं आपके फ्लूइड नेचर और सेल मेम्ब्रेन की मदद से। क्या आपका सेक्रेशन अंदर बना वैक्यूल के अंदर, ये फ्यूज करेगा जाके और आपका फ्यूज कर जाएगा, फिर आपका जो भी अंदर पार्टिकल्स है वो बाहर निकल जाएगा, सेक्रीट हो जाएगा। ठीक है, इसका एंडोसाइटोसिस, कुछ भी मॉलिक्यूल को हमें अंदर लेना है तो वो कैसे होगा? एंडोसाइटोसिस के थ्रू। जैसे कोई हमारा वो है प्रे है, उसे हमें इनगल्फ करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले पास आएंगे, फिर हम सूडोपोडिया बाहर निकालते हैं, फिर हमारा वैक्यूल बन जाता है, फूड वैक्यूल, और अंदर इनगल्फ कर लेते हैं। तो इसमें भी हमारा मदद करता है कौन सा? फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसका एक और इम्पोर्टेंट है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होता है? सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड करता है दो पार्ट में। न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, फिर क्या होता है हमारा आपका सेल मेम्ब्रेन जो है धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, और अंदर की ओर बढ़ते बढ़ते क्या करते हैं? एक पॉइंट पे आके दोनों फ्यूज कर जाते हैं, फ्यूज करके अलग हो जाते हैं। एक सेल अलग हो गया, दूसरा सेल अलग हो गया, फिर हमारा सेल डिवाइड कर गया। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस या इंपॉर्टेंट फीचर जो कि हमारा किसके कारण मिल पाता है? फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के कारण। ठीक है, ये हो गया। फिर हमें जानना है आगे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर हमसे पूछा जाए क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। तो ये पढ़ने से पहले अभी हम एनसीईआरटी यहाँ देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है अभी तक। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। सेल मेम्ब्रेन, तो डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950। 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद हमारा जो भी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था वो डिड्यूस कर पाया गया। सबसे पहले किस पे किया गया? ह्यूमन रेड ब्लड सेल पे। ठीक है, इसके बाद ही साइंटिस्ट को पता चला कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमारा सेल मेम्ब्रेन मेनली किससे कंपोज होता है? लिपिड्स और प्रोटीन में। और लिपिड्स कैसे होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स, जो कि अरेंज होते हैं बाइलेयर के फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, और यहाँ और क्या लिखा है? लिपिड्स आर अरेंज्ड विद मेम्ब्रेन विद पोलर हेड टुवर्ड्स आउटसाइड। पोलर हेड जो होता है हमारा क्या? आउटर साइड होता है, और हमारा हाइड्रोफोबिक जो टेल होता है वो क्या होता है? अंदर की ओर होता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है हमारा पोलर हेड जो होता है वो आउटर साइड होता है, और
हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है हमारा अंदर की साइड होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है ना, दिस इंश्योर्स दैट नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। तो यहाँ लिखा हुआ है हमारा कि जो भी नॉन पोलर टेल जो होता है, जो नॉन पोलर टेल है वो ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो प्रोटेक्टेड रहता है एक्वस एनवायरनमेंट से, उससे इसको डैमेज नहीं होता है, ठीक है। इसका यहाँ लिखा हुआ है इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्टेरॉल। तो बताया ना मैंने कि प्रोटीन के अलावा और लिपिड्स के अलावा क्या होता है, कोलेस्टेरॉल भी होता है। इसके साथ साथ कहीं कहीं हमें क्या क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है प्रोटीन के साथ। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, हमारे जो भी आपका मेम्ब्रेन है वो अर्थ्रोसाइट यानी आरबीसी का, उसमें 52% क्या होता है, प्रोटीन होता है, और 40% क्या होता है, लिपिड होता है, ठीक है। और ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे हम प्रोटीन को डिवाइड करते हैं किसमें किसमें, एक इंटीग्रल जो कि पूरा अंदर अंदर तक धंसा हुआ रहता है, और एक पेरिफेरल जो कि ऊपर की ओर होता है। यहाँ मैंने बताया, देखिए कैसे, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ, ये जो अंदर की ओर धंसा हुआ ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन, और ये जो ऊपर की ओर ऐसे हम बोलते हैं पेरिफेरल। ये किस बेसिस पे होता है, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक यही लिखा हुआ है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ हमारा, जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंजर और निकोलसन ने। और इसके कारण क्या है, इसे क्वासी फ्लूइड नेचर जो होता है, ये जो मॉडल बताता है कि ये जो नेचर वो मॉडल क्या है, क्वासी फ्लूइड नेचर बेस्ड है। इसके कारण क्या होता है, लैटरल मूवमेंट हो पाता है प्रोटीन मॉलिक्यूल का ओवरऑल बाइलेयर में। मैंने बताया ना कि जैसे चाशनी के ऊपर गुलाब जामुन तैरता है, वैसे ही उसी मॉडल के आधार पर बेस्ड है क्या, क्वासी फ्लूइड नेचर, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ द एबिलिटी टू मूव विद इन मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी, ठीक है। इसके बाद हमारा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है जो कि मैंने अभी डिस्कस कर लिया है। क्या क्या है हमारा जो भी इंपॉर्टेंट क्या होता है पॉइंट ऑफ व्यू, वो फ्लूइड नेचर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सेल ग्रोथ है, फॉर्मेशन इंटरसेलुलर जंक्शंस है, सेक्रीशन है, एंडोसाइटोसिस और सेल मेम्ब्रेन, जिसे हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया क्या क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कौन कौन सा दो हमारा हो सकता है, देखिए ट्रांसपोर्ट कैसा कैसा हो सकता है। ट्रांसपोर्ट जो हो सकता है हमारा बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है हमारा एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव दो तरह का हो सकता है, एक डिफ्यूजन हो सकता है और एक ऑस्मोसिस हो सकता है। और एक्टिव दो तरह का होता है, एक प्राइमरी एक्टिव और एक सेकेंडरी एक्टिव। पैसिव मतलब जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट ना हो, यानी एटीपी का रिक्वायरमेंट ना हो, एटीपी का रिक्वायरमेंट ना हो, इसे हम बोलते हैं पैसिव। और जिसमें एटीपी का रिक्वायरमेंट हो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये हो गया पैसिव जो होता है, इसमें दो तरह का डिफ्यूजन होता है, एक ऑस्मोसिस होता है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, डिफ्यूजन जो होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना, ठीक है। बस आपका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, इसमें कोई और हमारा नहीं होता है। तो ये हो गया डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस का होता है हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना वाटर मॉलिक्यूल का थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा इस, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहे हैं लेकिन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसे हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो ये था हमारा पैसिव। और एक्टिव क्या होता है, एक्टिव दो तरह का होता है, एक प्राइमरी एक्टिव और एक सेकेंडरी एक्टिव। तो वैसा ट्रांसपोर्ट जिसमें हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाएं, है ना, उसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये प्राइमरी एक्टिव क्या होता है, जिसमें डायरेक्टली एटीपी का रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। और जिसमें हम एटीपी को इनडायरेक्टली यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट।